नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट के पेपर लीक के बारे में। हमारा मकसद है उस पूरे जटिल नेटवर्क और सिस्टम की उन खामियों को समझना जिनकी वजह से ये सब हुआ। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है हम उसकी बारीकी से पड़ताल करेंगे और बिना किसी लाग लपेट के इस पूरे घोटाले की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन चीज़ों की तह तक जाने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस एक चौंकाने वाले मैसेज से जिसने इस पूरे मामले की पोल खोल दी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पेपर लीक नेटवर्क आखिर काम कैसे करता था, डिस्ट्रीब्यूशन और पैसों का खेल कैसे चला, और फिर हम बात करेंगे जांच, राजनीतिक दावों और अंत में छात्रों पर पड़ने वाले इसके असर और उनके पास मौजूद विकल्पों की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस एक मैसेज की जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। इमेजिन कीजिए, 2 मई का दिन है। परीक्षा से बस एक दिन पहले केरला का एक मेडिकल छात्र राजस्थान के सीकर में बैठे अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और दावा ये था कि कल के एग्जाम में हूबहू यही सवाल आने वाले हैं। अब जब एक कोचिंग इंस्ट्रक्टर से इन सवालों को क्रॉस चेक करवाया गया तो जो सच सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यकीन मानिए, 180 में से 135 सवाल बिल्कुल मैच कर गए। बायोलॉजी के पूरे 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में थे, मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 22 लाख। देखिए, ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये देश भर के उन लाखों छात्रों का भविष्य है जिनकी पूरी जिंदगी, जिनके डॉक्टर बनने के सपने इस इकलौते नेशनल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की ईमानदारी पर टिके थे। ये दांव पर लगावा वो भरोसा है जो इस एक लीक के साथ चकनाचूर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये पेपर लीक आखिर हुआ कैसे? चलिए इस नेटवर्क को समझते हैं। देखिए, ये कोई आम चोरी नहीं थी। सोर्स के मुताबिक ये पूरी तरह से एक हाई-टेक ऑपरेशन था। सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से एक इनसाइडर ने पेपर चुराया। अब मोबाइल फोन कैमरे आसानी से पकड़े जा सकते हैं, राइट? तो इस गैंग ने क्या किया? उन्होंने एक हाई डेफिनिशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मॉनिटरिंग सिस्टम को चकमा देने के लिए बाकायदा नासिक के बाहरी इलाके में एक छुपा हुआ शैडो सर्वर सेटअप किया गया था, जिसके जरिए ये डेटा ट्रांसफर हुआ। मतलब तैयारी पूरी पक्की थी। पेपर तो चोरी हो गया और स्कैन भी हो गया, लेकिन अब शुरू होता है इसे बेचने का असली डिस्ट्रीब्यूशन और पैसों का खेल। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे ये पेपर जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में पहुंचा, इसकी कीमत आसमान छूने लगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से जो डिटेल्स हमें मिली हैं, उसके मुताबिक नासिक में शुभम खेरनार नाम के एक मेडिकल छात्र ने सबसे पहले इसकी फिजिकल कॉपी सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीदी। फिर उसने इसकी सॉफ्ट कॉपी गुड़गांव में 15.5 लाख में बेची। इसके बाद गुड़गांव के एक डॉक्टर ने इसे आगे 30 लाख में बेचा और फिर सीकर आते आते एक एजेंट राकेश कुमार ने इसे 5.5 लाख में खरीदा। पैसों का ये ट्रेल साफ दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बल्कि एक पूरा सिंडिकेट था। अब पकड़े जाने के डर से बचने के लिए गुड़गांव वाले नेटवर्क ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उन्होंने क्या किया कि सीधे लीक हुआ पेपर देने के बजाय असली 120 सवालों को लिया और उन्हें 290 और सवालों के साथ मिलाकर कुल 410 सवालों का एक हैंड रिटन गेस पेपर तैयार कर दिया। खरीदने वाले छात्रों को लगा कि वो बस एक बहुत ही सटीक गेस पेपर खरीद रहे हैं और किसी को सीधे तौर पे पेपर लीक का शक ही नहीं हुआ। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। 26 अप्रैल को ही गुड़गांव के डॉक्टर ने ये पेपर राजस्थान के बेवाल भाइयों को बेच दिया था। 29 अप्रैल से उन्होंने इसे आगे छात्रों को बेचना शुरू कर दिया। 2 मई को ये उस केरल के छात्र के पिता तक पहुंचा। मतलब असल एग्जाम डेट से हफ्तों पहले ही ये पेपर मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा था। और फिर आखिरकार 12 मई को एनटीए ने आधिकारिक तौर पर परीक्षा रद्द कर दी। खैर, पेपर कैंसिल तो हो गया, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन, राजनीति और ऑफिशियल बयानों का एक नया दौर। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के डायरेक्टर जनरल का दावा था कि पूरा पेपर लीक हुआ ही नहीं है, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हुई है जिसमें कुछ सवाल मैच कर गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं।
एसओजी के फाइंडिंग्स के मुताबिक लीक हुए व्हाट्सएप मैसेजेस पर साफ साफ फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग लगा था, जो ये साबित करता है कि पेपर एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले से ही बड़े पैमाने पर मौजूद था। अब जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है वो आरोपी बेवाल भाइयों मांगीलाल और दिनेश के बारे में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक दावे करता है। सोर्स के अनुसार दिनेश बेवाल भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य है और सोशल मीडिया पर मौजूद उसकी तस्वीरें राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ उसके कनेक्शंस को दिखाती हैं। इसके अलावा इंडिया टुडे की रिपोर्ट के आधार पर सोर्स ये भी बताता है कि इन भाइयों को लीक के बारे में 1 महीने पहले से पता था। एक और गौर करने वाली बात जो सोर्स ने हाईलाइट की है वो ये कि पिछले साल इसी परिवार के 4 बच्चों ने एक साथ नीट क्लियर किया था। हम यहाँ बस वही रिपोर्ट कर रहे हैं जो सोर्स मटेरियल में दिया गया है। और इन सब के बीच शुरू होता है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल। राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि इस पूरे लीक का केंद्र महाराष्ट्र का नासिक है। वहीं दूसरी तरफ नासिक के डीसीपी का साफ बयान है कि ये सारी अफवाहें बेबुनियाद हैं और पेपर वहां प्रिंट ही नहीं हुआ था। अब इस ब्यूरोक्रेटिक गतिरोध के बीच फंसा कौन है? वो लाखों छात्र जो बस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए सोर्स हमें 2024 के नीट एग्जाम की भी याद दिलाता है। आपको याद होगा, उस साल 67 छात्रों ने 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया था। इसका कारण कुछ ऐसे ग्रेस मार्क्स बताए गए जिनका कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं था। उस वक्त भारी विरोध प्रदर्शन हुए, सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन सोर्स के अनुसार सिस्टम में कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया गया। इन सब दावों, राजनीति और जांच से परे आइए अब बात करते हैं कि इसका छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है और अगर सिस्टम फेल हो जाए तो उनके पास क्या विकल्प बचते हैं। देखिए, सिस्टम फेल होता है, लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? वो अनसीन कॉस्ट जो किसी बैलेंस शीट में नजर नहीं आती। छात्रों की महीनों की दिन रात की मेहनत, कोचिंग फीस पर खर्च हुए लाखों रुपए, उनकी पूरी सोशल लाइफ का खत्म हो जाना और मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाला भयानक असर। सिर्फ कुछ लोगों के शॉर्टकट के चक्कर में ईमानदार छात्रों को दोबारा एग्जाम देने के इस दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसी निराशा और बेबसी के बीच सोर्स मटेरियल में कमाल की बात कही गई है। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। एक्सीलेंस का पीछा करो और सफलता अपने आप पीछे आएगी। ये बहुत जरूरी है समझना कि हम अपना पूरा भविष्य किसी एक परीक्षा या किसी एक ऐसे सिस्टम के भरोसे दांव पर नहीं लगा सकते जो बार बार फेल हो रहा हो। एक मजबूत प्लान बी होना बिल्कुल क्रूशियल है। और अगर हम प्लान बी की बात करें तो आज के दौर में पारंपरिक डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अलावा भी बहुत कुछ है। सोर्स में कुछ ऐसे हाई ग्रोथ फील्ड्स बताए गए हैं जो शानदार विकल्प हो सकते हैं, जैसे डेटा साइंस, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च। ये वो फील्ड्स हैं जहां आपकी स्किल्स की कद्र है, ग्रोथ है और सबसे बड़ी बात, आप किसी एक कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए सोर्स के आधार पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब कोई सिस्टम बार बार इस तरह से फेल होता है तो क्या इसकी असली कीमत सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ही चुकानी पड़ेगी? और इस व्यवस्था में असल जवाबदेही, रियल अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए आखिर हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा? ये वो सवाल है जो हमें खुद से और इस सिस्टम से जरूर पूछना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।